हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नज़र अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं 1800 क्वेश्चंस के आगे और 200 क्वेश्चन हम इसमें कंप्लीट करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एमपीआर। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, नज़र अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। महिला पर्यवेक्षक में भाग 4 को हम कंप्लीट कर रहे थे। इसमें हम 2000 क्वेश्चंस की सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं। 1800 क्वेश्चंस हमारे कंप्लीट हो गए हैं। आज हम उसके आगे कंप्लीट करेंगे और शायद ये इस सीरीज का लास्ट वीडियो होगा। यदि फ्रेंड्स आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि आपके एग्ज़ाम है तो आपका टाइम वेस्ट क्यों करना। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? तो बच्चों से संबंधित जो निर्माण और खोज का सिद्धांत है वह दिया गया है जीन पियाजे जी के द्वारा। जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया है बच्चे के निर्माण एवं खोज का सिद्धांत। प्यार प्यार से बच्चे खोजेंगे और निर्माण करेंगे, जीन पियाजे जी के द्वारा दिया गया है। पियाजे जी के द्वारा बताए गए बाल विकास की 4 अवस्थाओं में से औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि क्या हो जाती है? तो ये है, कौन सी है? अमूर्त है। तो 7 से 11 साल तक की हो जाती है। क्या है? 7 से 11 वर्ष तक की आयु को कहा जाता है औपचारिक एवं अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बच्चे में भाषा का विकास किस अवस्था में प्रारंभ हो जाता है? जो बच्चा है उसमें भाषा का विकास प्रारंभ हो जाता है उसके पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से। कौन सी? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से बच्चा बोलना प्रारंभ कर देता है। पियाजे के अनुसार डैश वर्ष से कम आयु के बालकों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। तो किस आयु से कम बच्चों में? तो ये 6 वर्ष तक की आयु से छोटे बालकों में जो संज्ञानात्मक परिपक्वता होती है उसका अभाव पाया जाता है। संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार करने लगता है? तो जीन पियाजे जी के द्वारा जो संज्ञानात्मक विकास दिया गया है इसमें कहा गया है कि बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर लेगा। ये कहा गया है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वह अपनी परिकल्पनाओं के ढंग से समस्या को हल करेगा। अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। क्या? अनुकूलन कहा जाता है। वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना अनुकूलन कहलाता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या होता है? तो पियाजे के जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के अनुसार विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। क्या है? निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है विकास। शिक्षकों को प्रयोगात्मक शिक्षा एवं व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालक में नवीन विचारों का संचार होता है और इससे उनमें मौलिकता का सृजन होता है। निम्नलिखित में से किस कथन से संबंधित है? तो शिक्षकों को प्रायोगिक शिक्षा का और व्यवहारिक शिक्षा पर बल देना चाहिए। प्रयोगों के माध्यम से बालकों में नवीन विचारों का संचार होता है, इससे उनकी मौलिकता का सृजन भी होता है। यह किसके द्वारा कहा गया है? तो यह पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शिक्षण के महत्व से संबंधित है। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के शिक्षण से महत्व है। निर्माण एवं खोज का सिद्धांत निम्नलिखित में से किसने दिया है? निर्माण और जो खोज का सिद्धांत है वह दिया गया है जीन पियाजे जी के द्वारा। निर्माण और खोज का सिद्धांत जीन पियाजे ने दिया है। नैतिक विकास की अवस्था किस सिद्धांत के अंतर्गत प्रतिपादित हो जाएगी? जो नैतिक विकास की अवस्था का सिद्धांत किसने दिया है? तो ये हो जाएंगे लॉरेंस कोहलबर्ग। तो हल करनी है कोई भी चीज, है ना, किसी को हल करना है तो क्या करेंगे? नैतिक विकास करेंगे, नैतिकता से करेंगे। नैतिक विकास की अवस्था कोहलबर्ग के द्वारा दिया गया है इसका सिद्धांत। कोहलबर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि क्या होती है? जो पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि होती है वह जन्म से
2 वर्ष तक होती, कब से? जन्म से 2 वर्ष तक होती है। किसमें? नैतिक विकास के सिद्धांत में। जो नैतिक पूर्व नैतिक अवस्था है वह जन्म से 2 वर्ष तक की आयु की होती है, कोहल वर्ग के अनुसार कहा गया है। कोह वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक और चारित्रिक विकास की चरम अवस्था कौन सी हो जाएगी? तो कोहल वर्ग के द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अनुसार नैतिक एवं जो चारित्रिक विकास होती है उसकी चरम अवस्था है आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना अवस्था नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत के अंतर्गत आती है, जो कि नैतिक विकास और चरित्र का विकास करती है। आधार युक्त आत्मचेतन अवस्था। कोहल वर्ग के अनुसार सही या गलत के बारे में बच्चे डैश नैतिक होते हैं। तो कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत के लिए बच्चे क्या होते हैं? तो अलग आयु में अलग तरीके से सोचते हैं। तो अलग आयु में अलग अलग प्रकार से चिंतन करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार सही और गलत का चिंतन अलग अलग आयु में अलग अलग तरीके से किया जाता है। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल क्या होता है? तो कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है 10 से 13 वर्ष तक। कितना होता है? 10 से 13 वर्ष तक होता है। कोहल वर्ग के अनुसार परंपरागत नैतिक स्तर का काल होता है 10 से 13 वर्ष तक। परंपरागत नैतिक स्तर का काल है 10 से 13 वर्ष तक। निम्नलिखित में से किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से होगा? तो किसका संबंध पूर्व नैतिक स्तर से है? तो ये हो जाएंगे हमारे आत्म केंद्रित निर्माण से। आत्म केंद्रित निर्माण से संबंधित है पूर्व नैतिक स्तर है। पूर्व नैतिक पूरा नैतिक स्तर हो जाएगा, मतलब आत्म केंद्रित निर्माण हो गया। बच्चे में आधारहीन आत्मचिंतन का संबंध किसके विकास की अवस्था हो जाएगी? तो आधारहीन आत्मचेतन है, मतलब क्या है बच्चा? पूर्व नहीं, किशोर अवस्था में। कौन सी है अवस्था में? किशोर अवस्था में है। तो बच्चे में आधारहीन मतलब आधार नहीं है ना, आधारहीन आत्मचिंतन हो रही है, आत्मचेतना विकसित हो रही है, तो ये किस में हो जाएगी? किशोर अवस्था में हो जाती है, किशोर अवस्था के अंतर्गत आएगा। निम्नलिखित में से क्या पुनर्वलन का उदाहरण हो जाएगा? पुनर्वलन के अंतर्गत दंड, पुरस्कार और प्रशंसा उपयुक्त सभी आते हैं। पुनर्वलन के अंतर्गत दंड, पुरस्कार और प्रशंसा सभी का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस शिक्षा मनोवैज्ञानिक ने अभिप्रेरणा एवं अधिगम के बीच में संबंध स्थापित करते हुए यह कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है? किसने कहा है? थर्नडाइक ने कहा है। वे ठंड रखो, मनोवैज्ञानिक में जो प्रेरणा और अधिगम के बीच संबंध स्थापित करने के लिए कहा है कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न जो क्रियाशीलता ही क्या है? सीखने के लिए उत्तरदायी है। अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी है, ये कहा है थर्नडाइक के द्वारा। किसने कहा है? थर्नडाइक ने कहा है। अधिगम से संबंधित अभ्यास का नियम निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है? अधिगम से संबंधित जो अभ्यास का नियम है यह मनोवैज्ञानिक के द्वारा दिया गया है, और ये हो जाएंगे हमारे थर्नडाइक। इन्होंने कहा है अभ्यास का नियम है, अभ्यास से करके सीखो, ये मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है, थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा या किसने अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया है? तो अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया है पावलोव के द्वारा। किसके द्वारा? पावलोव के द्वारा दिया गया है अनुबंधन अनुक्रिया का सिद्धांत। इनके द्वारा कुत्ते पर आविष्कार किए, मतलब कुत्ते पर प्रयोग किया गया था, तो कुत्ते को बांध के रखा होगा ना, तो अनुबंध अनुक्रियता का सिद्धांत पावलोव के द्वारा किया गया है। पावलोव ने अनुबंध संबंधित प्रयोग किए थे किस पर? कुत्ते पर। कहाँ गया कुत्ता? कुत्ते पर इनके द्वारा प्रयोग किया गया है। अधिगमन के किस सिद्धांत के आधार पर बालक में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं? तो किस
सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भय, प्रेम और घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार कैसे? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत के अनुसार बच्चे में भाव, भय, प्रेम, घृणा के भाव आसानी से उत्पन्न किए जा सकते हैं। जब किसी क्रिया को बार बार दोहराया जाता है तो अस्वाभाविक उद्दीपन भी वही प्रक्रिया देने लगता है। तो स्वाभाविक उद्दीपन देता है, जो स्वाभाविक उद्दीपन देगा वही अस्वाभाविक उद्दीपन के द्वारा प्रतिक्रिया दी जाएगी। यह अधिगमन का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत हो जाएगा? तो ये है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। क्या होता है, कोई भी क्रिया है बार बार दोहराई जाती है तो जो अस्वाभाविक उद्दीपक है वो भी वही प्रकार की, उसी प्रकार की प्रतिक्रिया देगा जो कि स्वाभाविक उद्दीपक के द्वारा दी जा रही थी। यह शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। अनुभवजन अधिगम सिद्धांत की शैक्षणिक उपयोगिता निम्नलिखित में से कैसी हो सकती है? तो अनुभवजन अधिगमन सिद्धांत की जो शैक्षणिक उपयोगिता है यह होती है हमारे इस सिद्धांत की सहायता से छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों और साधनों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। इससे क्या होगा, छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों और संसाधनों व्याख्या करने में सहायता मिलेगी। अनुभवजन अधिगम सिद्धांत के आधार पर क्या होगा, जो सहायक हैं उनको छात्रों के लिए अधिगम स्रोतों और साधनों की व्याख्या करने में सहायता मिलती है। अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि सीखने हेतु कार्य को दोहराना आवश्यक होता है? किसके द्वारा ये कहा गया है कि सीखने के लिए कार्य को दोहराना आवश्यक है? तो अनुभवजन अधिगम सिद्धांत के अनुसार अधिगम है ये, जिसमें कार्य, इसमें दोहराना आवश्यक है किसी कार्य के लिए, तो अनुभवजन अधिगम सिद्धांत के अंतर्गत कहा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप एवं दिशा प्रदान करने में सहायता करता है? तो ये हो जाएगा प्रयास त्रुटि का सिद्धांत। यह छात्रों के व्यवहार को वांछित स्वरूप देता है, दिशा प्रदान करता है और शिक्षकों की सहायता करता है। त्रुटि का सिद्धांत। सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक कौन है? तो सीखने के उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं हमारे थर्नडाइक। उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत दिया गया है थर्नडाइक के द्वारा। सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत थर्नडाइक। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत के अनुसार सीखने की क्रिया में व्यक्ति गलतियां कर सकता है, किंतु बार बार किए गए प्रयासों के बाद वह सीखने में सफल हो जाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन किन के द्वारा किया गया है? तो यह किया गया है थर्नडाइक के द्वारा। थर्नडर को धीरे धीरे प्रयास करने से ही सफलता मिलेगी, ये इन्होंने कहा है। तो अधिगम में प्रयास और त्रुटि के सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया में व्यक्ति है वो गलतियां करता है, बार बार प्रयास करने के बाद भी वो सफल होता है। तो यह थर्नडाइक के द्वारा कहा गया है, बार बार प्रयास करने के बाद ही सफलता मिलती है। सीखना एक तरह का व्यवहार है। किस प्रकार का व्यवहार है सीखना? तो सीखना संशोधन का व्यवहार है। कैसा व्यवहार है? संशोधन का। निम्नलिखित में कौन सा अधिगम का सही विशेषता नहीं है? तो अधिगम की सही विशेषता कौन सी नहीं है? तो अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्य पूर्वक होती है, तो ये सही है। तो अधिगम की प्रक्रिया हमेशा उद्देश्यपूर्ण होती है, सही है। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होते हैं, ये भी सही है। मूल प्रवृत्ति प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन ही अधिगमन कहलाता है, ये भी सही है। अधिगमन कोई परिणाम नहीं होकर एक प्रक्रिया है, परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया है, तो ये गलत है। तो अधिगम में क्या होता है? सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होता है, इसमें अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है। मूल प्रवृत्ति प्रक्षेपित की वजह यह व्यवहार में आया हुआ परिवर्तन अधिगम कहलाता है, लेकिन परिणाम ना होकर एक प्रक्रिया, ये गलत हो जाएगा। क्रिया प्रस्तुत
अनुबंध का दूसरा नाम क्या है? तो क्रिया प्रसूत अनुबंध है। इसका दूसरा नाम हो जाएगा नैमित्तिक अनुबंध। क्या है? नैमित्तिक अनुबंध। क्रिया प्रसूत अनुबंध का दूसरा नाम है नैमित्तिक अनुबंध। सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज किसने की है? तो सर्वप्रथम सीखने के सिद्धांत की खोज की गई है हमारे थर्नडाइक के द्वारा। सीखने के सिद्धांत की बात कही है थर्नडाइक ने। ऋणात्मक सीखने का सिद्धांत या स्थानांतरण क्या कहलाता है? ऋणात्मक सीखने का स्थानांतरण कहलाता है सीखने में बाधा। ऋणात्मक सीखने में स्थानांतरण कहलाती है सीखने में बाधा। थर्नडाइक ने सर्वप्रथम अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से सिद्ध किया है? थर्नडाइक ने अपने सिद्धांतों को किस शीर्षक से ठीक किया है? तो ये अधिगम के प्रयासों और भूल के शीर्षक से सिद्ध किया है। थर्नडाइक ने सर्वप्रथम किस शीर्षक से सिद्ध किया है कि अधिगम प्रयास एवं भूल, अधिगम के प्रयास एवं भूल से सिद्ध किया है। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डर जाता है। यह किस प्रकार का व्यवहार कर रहा है? तो यह उद्दीपक सामान्यीकरण का। एक बालक काली गाय, काला कुत्ता, काली वस्तु देखकर डर जाता है, उद्दीपक सामान्यीकरण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख प्रक्रिया बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन और अधिगमन में सम्मिलित नहीं है? तो कौन सी प्रक्रिया है जो कि बंडूरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत अवलोकन अधिगमन से संबंधित नहीं है? तो ये हो जाएगी हमारी अनुभवनात्मक, इसके अंतर्गत नहीं आता। अवधानात्मक आती है, अभिप्रेरणात्मक आती है और धारणात्मक आती है। मतलब कोई भी सामाजिक संज्ञानात्मक है उसको पहले धारण करो, अवधान देखो और अभिप्रेरणात्मक हो, लेकिन अनुभवनात्मक नहीं आती। एक भाषा शिक्षक कक्षा में कविता का विवरण समझाकर कक्षा में कविता पढ़ा रहा है और छात्रों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने और व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है। यह किसका उदाहरण हो जाएगा? तो ये है उसका आगमनात्मक तर्क है। क्या है? आगमनात्मक तर्क है। कोई शिक्षक है अपनी कविता को समझाते हुए विवरण दे रहा है, बच्चों को स्पष्टीकरण से निष्कर्ष निकालने के लिए व्यापक विचार करने के लिए कह रहा है, तो ये हो जाएगा आगमनात्मक तर्क। निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है ना? तो जो ये उद्दीपक दिए गए हैं इसमें से बताना है कौन सा सही नहीं है। तो सीखने का उद्दीपक अनुबंध थर्नडाइक के द्वारा दिया गया है, सही है। सीखने का क्रिया प्रसूत अनुबंध ये स्किनर के द्वारा दिया गया है। क्रिया कैसे होती है, धीरे धीरे से स्कैन करते ना, तो क्रिया प्रसूत का अनुबंध स्किनर के द्वारा दिया गया है। सीखने का क्लासिकल सिद्धांत पावलोव के द्वारा दिया गया है। सीखने का समग्र सिद्धांत हल के द्वारा नहीं दिया गया है। तो सीखने का उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थर्नडाइक ने दिया है। क्रिया प्रसूत अनुबंध सिद्धांत V.F. स्किनर ने दिया है। क्लासिकल सिद्धांत सीखने का यह पावलोव के द्वारा दिया गया है। निम्नलिखित में से विकास की प्रक्रिया में जीव मूल्यों, व्यक्तित्व एवं व्यवहार इत्यादि में विकास भी शामिल है। तो विकास की प्रक्रिया में जीव मूल्य, व्यक्तित्व एवं व्यवहार इत्यादि विकास भी शामिल किए जाते हैं। ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये हैं दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां और आदत, ये सभी आते हैं। मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास में सम्मिलित होते हैं दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचियां और आदतें। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को सम्मिलित किया जाता है? तो बाल विकास के अध्ययन में किन बातों को ध्यान में रखा जाता है? आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों को क्या स्वरूप होना चाहिए, ये ध्यान रखा जाता है। बालकों में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है? बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार से आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव उत्तरदायी होते हैं? उपयुक्त सभी। बाल विकास के अध्ययन के लिए आयु के साथ होने वाले परिवर्तन के स्वरूप को देखा जाता है। बालक में होने वाले परिवर्तन का विशेष आयु के साथ संबंध देखा जाता है। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार से आनुवंशिक और परिवेशजन्य प्रभाव से उत्तरदायी है, ये सभी देखे जाते हैं।
आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। इसके लिए आपको निम्नलिखित में से क्या चुनेंगे? तो आप बच्चे के ऊपर क्या लिखना चाहते हैं? उनके विकास के बारे में एक पूरी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार आदि में होने वाले परिवर्तन की चर्चा करनी होगी। तो यदि आपके लिए बच्चों 6 माह के बच्चों को चुनना है तो और रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हम क्या करेंगे? प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तित्व, व्यवहार और उनमें होने वाले परिवर्तनों की जांच करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है ये बताना है। दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से होते हैं और भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणाओं एवं तार्किकताओं से इनका गहरा संबंध होता है। तो ये सही हो जाएगा। दृष्टिकोण, भावनाएं, आदर्श एवं संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न हिस्से होते हैं। भाषा विकास मानसिक चित्रण, अवधारणा एवं तार्किकता से इनका गहरा संबंध होता है। इसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करने में सक्षम हो पाता है। सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। किस परिणाम के स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार से समायोजन करके सक्षम हो पाता है? किस में हो पाएगा? तो ये संज्ञानात्मक विकास से। जैसे होता है संज्ञानात्मक विकास के कारण बच्चा अपने वातावरण में समायोजन करने में सक्षम हो पाता है संज्ञानात्मक विकास से। मानव का विकास निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? जो मानव का विकास है किस पर निर्भर करेगा? तो उसकी बुद्धि पर, वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पर। मानव का विकास उसकी बुद्धि पर, वातावरण में मिलने वाली परिपक्वता पर निर्भर करता है। कौन सी पर्याय पाठचर सर्वाधिक प्रयुक्त होगी? कौन सी पाठचर सबसे ज्यादा प्रयुक्त होगी? तो बालक में शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल कौन सा पाठचर है जो कि सबसे ज्यादा प्रयुक्त किया जाएगा? तो बालक के शारीरिक मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चे में मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होता है? तो कौन सा ऐसा विकास है जो कि बच्चे के मानसिक संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होता है? ये है उसका शारीरिक विकास, जो उसकी मानसिक एवं संज्ञानात्मक विकास पर महत्वपूर्ण या मददगार होता है शारीरिक विकास। जब किशोर में किसी समस्या या परिस्थिति में निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो यह किस विकास के अंतर्गत होगा या इस विकास को क्या कहा जाता है? तो कोई भी किशोर है वह अपनी समस्या परिस्थितियों में अपने निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता है, उसमें विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस अवस्था को कहा जाता है संज्ञानात्मक विकास। क्या कहा जाता है? संज्ञानात्मक विकास कहा जाता है। बालक का संवेगात्मक विकास निम्नलिखित में से किससे प्रभावित करता है? जो बच्चे का संज्ञानात्मक विकास होता है वह प्रभावित करता है, ऑप्शन ही नहीं दिया, क्वेश्चन को स्किप करो। निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? ऐसा कौन सा कारक है जो कि बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता? बुद्धि करती है, तर्क शक्ति करती है और भाषा प्रयोग की क्षमता भी करती है। उपयुक्त में से कोई नहीं, सभी करते हैं। विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? तो आयाम, इसके विकास के विभिन्न आयामों में कौन से कथन गलत हो जाएगा? भाषाई, मानसिक एवं संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार से होता है, ये गलत हो जाएगा। सही क्या है? कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना,
निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती है। सही है। विकास का एक भाषा का विकास एक प्रकार की संज्ञान से होता है। तो कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय करना इत्यादि जो योग्यताएं होती हैं वह संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप ही विकसित होती हैं। भाषा के विकास में एक प्रकार का संज्ञानात्मक विकास ही है, ये सही हो जाएगा। विकास में क्रियात्मक का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्तियां, क्षमताओं और योग्यताओं का विकास। क्रियात्मक विकास का अर्थ होता है व्यक्ति की क्रियात्मक शक्ति, क्षमता एवं योग्यता करना। लेकिन क्या नहीं होता? तो भाषाई, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक, चारित्रिक विकास विभिन्न आयु स्तर में समान प्रकार। आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास में निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू के पिछड़ेपन की चिंता हो सकती है? तो संज्ञानात्मक, संवेगात्मक विकास में चिंता हो सकती है, बौद्धिक विकास में हो सकती है, सामाजिक विकास में, सभी में बाधा डालेगा। कोई बच्चा है जो शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तो आपको उसके विकास में कौन से आयाम में चिंता होनी चाहिए? संवेगात्मक, बौद्धिक विकास और सामाजिक विकास, उपयुक्त सभी। बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा एक सत्य हो जाएगा? बुद्धि एवं विकास के संदर्भ में कौन सा सही है? तो बुद्धि एवं विकास की प्रक्रिया का एक चरण होता है जिसका क्षेत्र असीम होता है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रहता है जबकि बुद्धि इसका एक भाग है, ये भी सही हो जाएगा। विकास सतत प्रक्रिया है जो कि बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी सही हो जाएंगे। विकास और बुद्धि के बारे में सही बताना है। बुद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है जिसका क्षेत्र असीम है। विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है, बुद्धि इसका एक भाग होती है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो कि बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। बुद्धि शब्द का प्रयोग डैश परिवर्तन के लिए, विकास का प्रयोग डैश परिवर्तन के साथ साथ डैश परिवर्तन में किया जाता है। तो बुद्धि का प्रयोग परिवर्तनात्मक परिवर्तन के लिए और विकास का प्रयोग भी परिणात्मक परिवर्तन के साथ साथ व्यवहारिक परिवर्तन में भी किया जाता है। शिक्षण की विधि जिसमें विभिन्न विधियों का प्रयोग करके कौन सी अवस्था सबसे प्रयुक्त होगी, जिसमें विभिन्न भिन्न प्रयोगों के लिए किया जाता है। शिक्षण की विभिन्न विधियों का प्रयोग कौन सी अवस्था में किया जाता है? अलग अलग विधियों का प्रयोग करेंगे हम, किसमें? उनकी बाल्यावस्था में। अलग अलग विधियों का प्रयोग करते हैं बाल्य अवस्था में। किस अवस्था में बालक में नई खोज और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक होती है? तो उत्तर वाला अवस्था में। किसमें? उत्तर वाला अवस्था में बच्चा घूमना पसंद करता है और नई खोज प्रारंभ करता है। किशोरों की सबसे नाजुक संवेदनशील समस्या क्या होती है? तो किशोरों में नाजुक एवं संवेदनशील समस्या होती है यौन संबंधी समस्या। मानव विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? तो मानव की किशोर अवस्था के बाद व्यक्ति क्या हो जाता है? परिपक्व हो जाता है। 12 से 14 वर्ष तक की जो लड़कियां होती हैं, नहीं बॉय होते हैं, उनकी अपेक्षा लड़कियों की मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। 14 से 18 वर्ष तक की आयु के गर्ल की अपेक्षा बॉय की मांसपेशियों में वृद्धि होती है। मतलब पहले क्या होती हैं, गर्ल जो होती हैं, गर्ल्स होती हैं, उनमें डेवलपमेंट होता है, मांसपेशियां तेजी से बढ़ती हैं। फिर 14 से 18 वर्ष तक की आयु में बॉयज में वृद्धि होती है। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया में विकास किस अवस्था से प्रारंभ होता है? जो सार्थक अधिगम है इसका विकास होता है शैशव अवस्था से। कब होता है? शैशव अवस्था से होता है। सार्थक अधिगम प्रक्रिया में विकास शैशव अवस्था से प्रारंभ होता है।
किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है किशोर अवस्था में। किसमें? किशोर अवस्था में पाई जाती है घनिष्ठ मित्रता। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चे सीखने की गति सबसे ज्यादा होती है? जो सीखने की गति है वो सबसे ज्यादा होती है शैशव अवस्था में। किसमें होती है? शैशव अवस्था में। बहुत जल्दी जल्दी सीखते हैं, सब कुछ सिखा दो। शैशव अवस्था में सबसे जल्दी जल्दी सीखते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान में डैश अवस्था में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत शैशव अवस्था, बाल अवस्था और किशोर अवस्था के होने वाले जो अवस्था होती है उनका अध्ययन किया जाता है। शैशवावस्था, किशोर अवस्था और बालावस्था का अध्ययन किया जाता है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो जो कॉमेनियंस हैं इनके द्वारा की गई है। स्कूल ऑफ इन्फेंसी की स्थापना कॉमेनियंस के द्वारा की गई है, इसलिए वो कॉमेडी सिखाते होंगे ना। कॉमेनियंस के द्वारा की गई है। निम्नलिखित में से किस बाल अध्ययन आंदोलन का पिता कहा जाता है? तो किसे बाल अध्ययन आंदोलन का पिता कहा जाता है? एक हो जाएंगे स्टैनली हॉल। स्टैंड लिए हैं उन्होंने बाल अध्ययन के लिए। स्टैनली हॉल को बाल अध्ययन आंदोलन का पिता कहा जाता है। भारत में शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचलन कब हुआ है? तो शिक्षा मनोविज्ञान का प्रचलन हुआ है 1920 से। शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ हुआ है 1920 से। बाल अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की बाद की अवस्था पर दिखता है, यह कथन किसने कहा है? तो यह कहा गया है प्लूटो के द्वारा। किसने कहा है? प्लूटो ने कहा है कि बाल अवस्था के प्रशिक्षण का प्रभाव बालक की बाद की अवस्था में दिखता है, यह कहा है प्लूटो के द्वारा कहा गया है। भारत में प्रथम मनोविज्ञान का प्रयोगशाला 1916 में कहाँ पर खोली गई थी? तो कलकत्ता में खोली गई थी। प्रथम मनोविज्ञान की प्रयोगशाला 1916 में कहाँ खोली गई थी? कलकत्ता में खोली गई थी। श्रीमती हरलॉक के अनुसार विकास में बालक के गर्भ में आने से मृत्यु तक के विकास में परिवर्तन होता है। इसमें क्या शामिल नहीं किया जाता? इसमें परिपक्वता को शामिल नहीं किया जाता। आकार परिवर्तन होता है, नए चिन्हों का विकास होता है और पुराने चिन्हों की लुप्तता होती है। हरलॉक के अनुसार विकास में बालक के गर्भ से आने से लेकर मृत्यु तक में परिवर्तन होता है, लेकिन परिपक्वता में नहीं होता। गर्भ अवस्था की स्थिति 270 से 280 दिन होती है। डिम्ब अवस्था में युक्ता को आहार प्राप्त होता है। जो डिम्ब अवस्था है इसमें जो युक्ता है उसको प्राप्त होता है भोजन योग से। मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? मानव विकास में जो विकास होता है पूर्वानुमेय होता है, ये सही है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, ये भी सही है। विकास रेखीय होता है, तो नहीं, विकास रेखीय नहीं होता। विकास निरंतर होने वाली प्रक्रिया है, ये भी सही है। तो कौन सा गलत है? सी वाला गलत है। विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित हो जाएगा? तो विकास के लिए निम्नलिखित में कौन सा कथन उचित है? विकास एकल आगामी होता है। विकास क्या होता है? एकल आगामी होता है। व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? जो व्यक्ति होते हैं वह एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि उनके वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के कारण। व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं क्योंकि वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अन्योन्याक्रिया के कारण। बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र क्या होता है? जो बाल मनोविज्ञान होता है उसका क्षेत्र है गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है गर्भ अवस्था से किशोर अवस्था तक की विशेषताओं का अध्ययन। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित होता है। तो जीवन भारत जो मनुष्य होता है उसका आरंभ मूलतः किससे होता है? एक कोश से होता है। एक कोश से बच्चे का जन्म होता है। गमक विकास
से हमारा तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित प्रयोग से। गमक विकास का तात्पर्य है मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित प्रयोग से। गति एवं शक्ति का नियम है। ब्रिजेश के अनुसार उत्तेजना भाग है, जो उत्तेजना होती है वह संवेगात्मक विकास है। क्या है? संवेगात्मक विकास के अंतर्गत होती है। तर्क, जिज्ञासा एवं निरीक्षण शक्ति का विकास कब होता है? तर्क का, निरीक्षण का विकास हो जाता है 11 वर्ष में। कब होता है? 11 वर्ष में हो जाता है तर्क, जिज्ञासा और निरीक्षण शक्ति का वर्ष 11 में। शारीरिक विकास का क्षेत्र क्या होता है? जो शारीरिक विकास का क्षेत्र होता है स्नायुमंडल होता है, एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, मांसपेशियां होती हैं। उपयुक्त सभी शारीरिक विकास में स्नायुमंडल, एंडोक्राइन ग्लैंड और मांसपेशियां वृद्धि होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? वंशानुक्रम में समानता, भिन्नता, प्रत्यागम आती है लेकिन अभिप्रेरणा नहीं आती। वंशानुक्रम के अंतर्गत समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन आता है, अभिप्रेरणा नहीं आती। डैश की अवस्था तक बालक की दृष्टि और श्रवण इंद्रियों का पूर्ण विकास हो जाता है? तो कब तक की अवस्था में? तो 6 से 7 साल की अवस्था में बालक में दृष्टि और श्रवण इंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है। गमक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से और पैरों के उचित प्रयोग से है। शक्ति और गति का नियम है ये। इस अवस्था को मिथ्यापरक समय भी कहा जाता है। तो मिथ्यापरक है बाल अवस्था में बच्चे मिथ्या के रूप में बाल पकड़ पकड़ के लड़ते हैं, तो मिथ्यापरक अवस्था बाल अवस्था को कहा जाता है। शैशव अवस्था की कौन सी विशेषता नहीं होती? तो शैशव अवस्था में शारीरिक विकास तीव्रता से होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है, मानसिक विकास में तीव्रता होती है, ये भी सही हो जाएगा, लेकिन नैतिकता का होना ये नहीं होता। शैशव अवस्था में शारीरिक विकास होता है, दूसरों पर निर्भरता होती है और मानसिक विकास में तीव्रता होती है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है। ये क्या है? मानसिक विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली पीढ़ी है, यह मानसिक विकास है। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, तो सही है। परिपक्वता से उत्पन्न जो व्यवहार में परिवर्तन होता है उसे अधिगम कहा जाता है। सीखने की गति अत्यंत तीव्र किस अवस्था में होती है? जो सीखने की गति होती है सबसे तीव्र होगी शैशव अवस्था में। परिपक्वता इत्यादि से व्यवहार में उत्पन्न परिवर्तन को अधिगम कहा जाता है, तो ये सही हो जाएगा। शैशव अवस्था में शिशु शब्दों, वाक्यों और क्रियाओं को बार बार दोहराने की प्रवृत्ति होती है। क्यों? क्योंकि उनको दोहराने से आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो बार बार एक ही वस्तु को, चीज को, बातों को दोहराते हैं। छोटे शिशु खिलौने अन्य वस्तुओं को फेंककर उसके भागों को अलग अलग करके देखते हैं। यह भाव क्या दर्शाता है? उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को। क्या दर्शाता है? उनकी जिज्ञासा प्रवृत्ति को दर्शाता है। मानव विकास की किस अवस्था में शिशु के अंदर स्वप्रेम की भावना, जिसे नार्सिज्म कहा जाता है, अत्यंत प्रबल होता है? तो नार्सिज्म की जो प्रवृत्ति होती है किस में सबसे ज्यादा पाई जाती है? बाल अवस्था में, सब मतलब शैशव अवस्था में बहुत ज्यादा होती है। किस में होती है? शैशव अवस्था में होती है नार्सिज्म, शैशव अवस्था में होती है। भय, क्रोध, प्रेम, पीड़ा नामक 4 प्रमुख संवेग शिशुओं में विकसित हो जाते हैं। जो भय, क्रोध, प्रेम और जो पीड़ा है शिशु में कब विकसित होते हैं? 2 वर्ष तक विकसित हो जाते हैं, 2 वर्ष तक। किस अवस्था में प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावनाओं का अभाव होता है? प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावना का अभाव होता है शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था की प्रारंभिक अवस्था में सामाजिक भावनाओं का अभाव होता है। किस अवस्था के प्रारंभिक वर्षों में सामाजिक भावनाओं का अभाव होता है? तो वही शैशव अवस्था में। शैशव अवस्था के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा? शैशव अवस्था, छोटे शिशु अकेला ही खेलना चाहते हैं, सही है।
शैशव अवस्था के अंतिम वर्षों में शिशु में सामाजिक भावनाओं का विकास होने लगता है, सही है। 4-5 वर्ष का बालक अपने छोटे भाई बहनों और साथियों का बचाव करने का प्रयास करता है, तो ये भी सही है, उपयुक्त सभी हैं। वैलेंटाइन ने किस काल को सीखने का आदर्श काल माना है, तो शैशवावस्था को सीखने का आदर्श काल माना गया है वैलेंटाइन के द्वारा। शैशवावस्था में शिक्षा के संबंध में कौन सा सही हो जाएगा, शिक्षा के संबंध में शैशवावस्था की, तो कविता, पाठ, कला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं को आत्म प्रदर्शन का अवसर देना चाहिए, तो ये सही है। शैशवावस्था के अंतिम वर्षों में शिशु दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना, खेलना पसंद करते हैं, ये भी सही है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की गति अत्यंत तीव्र होती है, तो ये भी सही है, सभी सही हो जाएंगे। कविता, पाठकला, शिल्पकला आदि के माध्यम से शिशुओं के आत्म प्रदर्शन को अवसर देना चाहिए। शिशु में अंतिम अवस्था के बीच में दूसरे शिशुओं के साथ मिलना, बात करना, खेलना पसंद करते हैं और मानसिक जो विकास की गति होती है वह अत्यंत तीव्र होती है शैशव अवस्था में। प्रारंभिक विद्यालय आयु किस अवस्था के अंतर्गत आती है, जो प्रारंभिक विद्यालय आयु होती है यह होती है हमारी बाल अवस्था। कौन सी होती है, बाल अवस्था होती है। प्रारंभिक विद्यालय आयु बाल अवस्था होती है। स्मृति अवस्था किसे कहा जाता है, स्मृति अवस्था कहा जाता है बाल अवस्था को। बाल को भैया स्त्री कर दो, स्मृति अवस्था कहा जाता है बाल अवस्था को, और प्रारंभिक बाल अवस्था भी बाल अवस्था को ही कहा जाता है। प्रारंभिक विद्यालय आयु बाल अवस्था। एक कक्षा में अध्यापक बच्चों को पढ़ा रहे हैं, वे देखते हैं कि बच्चे इस अवस्था में विकास की गति मंथर हो जाती है। विकास के स्थिर बालकों की मानसिक तथा शारीरिक शक्तियों को दृढ़ता प्रदान करती है और उनकी चंचलता कम होने लगती है तथा वह वयस्क के समान व्यवहार करना चाहता है। वहाँ अध्यापक किस अवस्था के बारे में बच्चों को पढ़ा रहा है, तो वह पढ़ा रहे हैं उनको बाल अवस्था के बारे में। इसमें क्या होगी, मन चंचलता कम होने लगती है, समान व्यवहार करने लगते हैं वयस्कों के समान, इनमें शारीरिक शक्तियाँ और दृढ़ता पाई जाती है, मानसिक स्वास्थ्य भी अच्छा हो जाता है और गति मंथर हो जाती है। बाल अवस्था के बारे में बात हो रही है। एक बालक मिट्टी, लकड़ी, कागज और दफ्ती आदि के द्वारा तरह तरह की वस्तुएं बनाता है। वह बालक की किस प्रवृत्ति को इंगित करती है, तो वह उसकी रचनात्मक स्थिति को बताती है, रचनात्मक स्थिति को बताती है। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल किसे कहा जाता है, तो किशोर अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है, किशोर अवस्था को। जीवन का सर्वाधिक कठिन काल माना जाता है किशोर अवस्था को। गर्भावस्था के दौरान माता का स्वास्थ्य एक बच्चे के विकास को किस तरह से प्रभावित करता है, तो माता का स्वास्थ्य बच्चे को किस तरह से प्रभावित करता है, वंशानुगति, माता का स्वास्थ्य दोनों ही प्रभावित करते हैं। वंशानुगति और माता का स्वास्थ्य बच्चे को प्रभावित करते हैं, दोनों ही बच्चे को प्रभावित करेंगे। बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में वंशानुगति कैसी कारक होती है, तो बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारकों में जो वंशानुगति होती है वो उसका आंतरिक कारक है। वंशानुगति आंतरिक कारक के अंतर्गत आती है। प्रभाव डालती है, यह कथन किसका है, तो जो प्रभाव डालती है कथन है ये कहा गया है हमारे जिस वट के द्वारा देखा है, जिस वट से प्रभाव डालती है, जिस वट के द्वारा कहा गया है प्रभाव डालती है। प्रत्ययों के अलावा व्यक्ति को प्रभावित करने वाली वस्तु वातावरण है, यह किसके द्वारा कहा गया है, जो अनुवांशिक है या वंशानुगत है, उसके अलावा पर्यावरण भी या वातावरण भी प्रभाव डालती है। यह कहा गया है बोरिंग, लिंकफील्ड और वेल्स के द्वारा। बोरिंग सा शब्द है कि भैया वातावरण और वंशानुगति प्रभावित करती है बच्चों को, किसने कहा है, बोरिंग, लिंकफील्ड और वेल्ट के द्वारा कहा गया है।
वातावरण वह हर वस्तु है जो व्यक्तियों के पैतृक के अतिरिक्त वस्तु को प्रभावित करती है। किसने कहा है? तो ये कहा गया है एनार्टसी के द्वारा। एनार्टसी, बाप रे इतना अजीब सा नाम है इनका। एनार्टसी के द्वारा कहा गया है पैतृकों के अतिरिक्त वस्तु को प्रभावित करती है वातावरण। एनार्टसी के द्वारा ये कहा गया है। व्यक्ति, वंशक्रम और वातावरण का योग नहीं गुणनफल होता है। तो व्यक्ति, वंशानुक्रम और वातावरण का योग नहीं होता बल्कि क्या होता है? गुणनफल होता है। किसके द्वारा कहा गया है? ये कहा गया है गुडवर्थ के द्वारा। किसने कहा है? गुडवर्थ ने कहा है। वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। वातावरण क्या है? वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह रॉस के द्वारा कहा गया है। किसने कहा है? रॉस ने कहा है। वातावरण में से वह बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। यह कथन किसका है? यह कथन हो जाएगा हमारे वुडवर्थ का। वातावरण में वे सब बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति के जीवन प्रारंभ के समय उन्हें प्रभावित किया है। तो ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है। निम्नलिखित में से सही क्रम बताना है। पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, युग्मनज, फिर क्या होगा? ब्लास्टोसिस। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, फिर होगा ब्लास्टोसिस। आंखों के रंग का कौन सा कारक प्रभावित होता है? तो आंखों के रंग के लिए वंशानुगत कारक प्रभावित होता है। वह अवस्था जो माता पिता के 21वें गुणसूत्र जोड़े के अलग ना हो पाने के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है? यदि 21वें जो गुणसूत्र है उसका जोड़ा अलग नहीं हो पाया है तो क्या हो जाएगा? डाउन सिंड्रोम हो जाएगा। क्या हो जाता है? डाउन सिंड्रोम होता है। सर्वाधिक उपयुक्त जीवती रहता है, यह किसका सिद्धांत है? तो सबसे उपयुक्त जो जीवती है, द सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट, यह किसके द्वारा कहा गया है? यह कहा गया है डार्विन के द्वारा। चार्ल्स डार्विन ने कहा है। वंशानुक्रम का निर्धारण कैसे होता है? जो वंशानुक्रम है उसका निर्धारण होता है जीन से। किसके द्वारा किया जाता है? जीन से किया जाता है। संतान को पिता से कितने प्रतिशत जीन प्राप्त होते हैं? जो संतान है उसको पिता से प्राप्त होते हैं 50% जीन प्राप्त होते हैं। 50% पिता से, 50% माता से। व्यक्ति किस रंग में लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता? मतलब किस रोग में लाल और हरे रंग में भेद नहीं कर पाता? इसे कहा जाता है वर्ण आंधता। वंशानुगत रोग कौन सा हो जाएगा? हीमोफीलिया वंशानुगत रोग है। और जो वर्ण आंधता है ये भी एक क्या है? वंशानुगत रोग है। वंशानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक को अपने माता पिता से अर्जित किए गए गुण प्राप्त नहीं होते। तो एक ऐसा नियम है वंशानुक्रम का जिसमें माता पिता से बच्चे को गुण प्राप्त नहीं होते। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम। अर्जित गुणों के संक्रमण का नियम कहा जाता है। वंशानुक्रम का वह नियम जिसमें बालक अपने माता पिता के विपरीत गुण प्रदर्शित करता है। तो माता पिता के विपरीत गुण को प्रदर्शित करता है उसे कहा जाता है प्रत्यागमन का नियम। पिताजी बोल रहे यहाँ चलो, बच्चा जा रहा है यहाँ, प्रत्यागमन का नियम कहलाता है। साधारण माता पिता के बच्चे साधारण और मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि होते हैं। यह कथन वंशानुक्रम के किस नियम पर आधारित है? तो ये कहा जाता है समानता के नियम से। किससे संबंधित है? समानता के नियम से संबंधित है कि मंदबुद्धि माता पिता के बच्चे मंदबुद्धि और साधारण माता पिता के बच्चे साधारण, ये होता है समानता का नियम। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है, यह अंतर्ज्ञान होता है, अंतर्बोध पर आधारित है, ना कि व्यवस्थित तर्क पर। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की यह अवस्था क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है पूर्व क्रियात्मक काल। क्या कहा जाता है? पूर्व क्रियात्मक काल कहा जाता है। बालक की विवेचना तार्किक नहीं है बल्कि अंतर्ज्ञान अंतर्बोध पर आधारित होती है, ना कि व्यवहारिक तर्क पर।
यह पूर्व क्रियात्मक काल के अंतर्गत आता है, पूर्व क्रियात्मक काल के अंतर्गत आता है। बालकों की सामाजिक क्षमताओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होती है? तो बालकों की सामाजिक दक्षता के विकास के लिए कौन सी परवरिश शैली अधिकतम प्रभावी होती है? तो जो हमारी प्राधिकारी है उनकी परवरिश सबसे अच्छी होती है, किनकी? प्राधिकारियों की। विकास के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सार्थक तत्व हो जाएगा? विकास के संदर्भ में कौन सा सार्थक तत्व है? ये हो जाएगा, यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। तो विकास के संबंध में कौन सा सार्थक तत्व है? तो यह अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम होता है। अनुवांशिकी और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है। भाषा सीखने और सिखाने में आप किससे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? तो भाषा सीखने और सिखाने में आप किसको सबसे अच्छा महत्वपूर्ण मानते हैं? तो सामाजिक अंतःक्रिया को मानते हैं। सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, यह किसने कहा था? तो सीखने की असफलता का कारण समझने की असफलता है, यह कहा गया है मार्शल के द्वारा। तो भैया जॉन मार्शल, या फिर मार्शल किस में होते? आर्मी में होते हैं ना। तो इन्होंने कहा है कि सीखने की असफलता मतलब समझने की असफलता है। निम्नलिखित में से सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? जो सीखना होती है वह व्यक्तिगत व्यवस्था है, सामाजिक अवस्था है और व्यवहारिक अवस्था है। उपयुक्त सभी सीखने की गतिविधियां हैं। सीखने के सफल अनुभव अधिक सीखने की प्रेरणा देते हैं, यह कथन किसका है? तो सीखने का जो सफल अनुभव है अधिक सीखने पर बल देते हैं, ये कहा गया है फेटसन के द्वारा। किसने कहा है? फेटसन ने कहा है। सीखना सफल अनुभव अधिक सीखने में बल देता है, मतलब कुछ सीखा, वो सीख गए, तो अब क्या करोगे? और फ्रेंड बनाओगे और जल्द सीखने की कोशिश करोगे, तो सीखने को फ्रेंड बना दोगे। तो फेटसन के द्वारा कहा गया है ये। थर्नडाइक ने अधिगम के कितने गौण नियम बताए हैं? जो थर्नडाइक हैं इनके द्वारा अधिगम के गौण नियम बताए गए हैं 5। कितने बताए गए हैं? 5 बताए गए हैं। अधिगम के विकास में निम्नलिखित में से सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? अधिगम के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। अधिगम के विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अधिगम उत्प्रेरित वातावरण। जब बच्चे उन परिस्थितियों में शामिल होते हैं जो वे जल्दी डैश करते हैं, तो बच्चे उन परिस्थितियों में, उन गतिविधियों में ज़्यादा शामिल होते हैं जिनके लिए वो क्या कर सकते हैं? वास्तविक जीवन में उपयोग सीखना, जो वास्तविक जीवन से में सीख सकते हैं उसी के लिए वो ज़्यादा गतिविधियों में शामिल होते हैं। जो शिक्षार्थी है फैशन शो को देखकर मॉडल का अनुकरण करने की कोशिश करता है, इस प्रकार के अनुकरण को क्या कहा जाएगा? तो कोई भी शिक्षार्थी है मॉडल को देखकर उसका अनुकरण कर रहा है, तो इसे कहा जाएगा सामाजिक अधिगमन। क्या कहा जाएगा? समाज को देख के सीख रहा है ना, सामाजिक अधिगमन के अंतर्गत आएगा। सामाजिक अधिगमन के अंतर्गत सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। जो सीखने की तत्परता है किसकी ओर संकेत करती है? सीखने के सातक के शिक्षार्थियों के वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर पर। सीखने के सातक में शिक्षार्थी के वर्तमान संज्ञानात्मकता पर संकेत करती है। एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है, यह किससे संबंधित है? तो एक बच्चा अतीत की समान परिस्थितियों में की गई अनुक्रियाओं का आधार पर की गई स्थितियों के प्रति अनुक्रिया करता है, तो उसे कहा जाता है सीखने का सदृशता का नियम। क्या कहा जाता है? सीखने का सदृशता का नियम। अतीत की कोई सीखी हुई बात है उसको नई स्थिति में प्रयोग कर रहा है, सीखने की सदृशता का नियम कहलाएगा।
बच्चों में सीखने के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं? अभ्यास, तत्परता और अंतर्दृष्टि, उपयुक्त सभी। अधिगम की प्रक्रिया के एक चरण के रूप में बच्चों की त्रुटियों का पता लगाने के लिए शिक्षार्थियों को निम्नलिखित में से किसकी जानकारी सबसे ज्यादा आवश्यक होती है? तो बच्चों में त्रुटि का पता लगाने के लिए अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की जानकारी होना शिक्षक के लिए आवश्यक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक की जानकारी। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों और मनोवैज्ञानिकों ने विविध प्रकार की परिभाषाएं दी हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम चलाने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। तो यह हम किसके अंतर्गत कहा गया है? जीवन पर्यंत चलती है। अधिगमन के जो शिक्षार्थी हैं, इन्होंने मनोविज्ञान ने परिभाषा दी है कि अधिगम निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जीवन पर्यंत चलती है। व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन होते हैं, जो अभ्यास के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है सीखना। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो कि अभ्यास के कारण होते हैं, उन्हें सीखना कहा जाता है। थर्नडाइक के अधिगमन को निम्न का नियम कहा जाता है। थर्नडाइक का नियम है, यह किसके अंतर्गत आता है? तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है, प्रभाव का नियम और अभ्यास का नियम, उपयुक्त सभी का नियम। थर्नडाइक का अधिगमन का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम और तत्परता के नियम के अंतर्गत आता है। बालक सर्वप्रथम कौन सी क्रिया सीखता है? जो बालक है सर्वप्रथम भाव प्रदर्शन करना सीखता है। भाव को देखेगा और सीखेगा, भाव प्रदर्शन करेगा। डीबी सीखने का आधार किसे मानते हैं? जो डीबी हैं, इनके द्वारा सीखने को किसको आधार माना है? क्रियाओं को। सीखने का आधार किसको माना गया है? क्रियाओं को माना गया है। भाषा में सबसे अच्छा अर्थ में क्या होगा? सीखने की परिभाषा के अंतर्गत व्यवहार परिवर्तन और व्यवहार परिवर्जन, व्यवहार का परिवर्तन और व्यवहार परिवर्जन। बायगोस्की बच्चे के सीखने के निम्नलिखित में किस कारक महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो बायगोस्की हैं, इनके द्वारा बच्चे के सीखने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया जाता है। किस पर? तो ये है उनके सामाजिक पर। किस पर बल दिया है? बायगोस्की ने समाज पर बल दिया है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह में सम्मिलित किया जा सकता है? जो श्यामपट्ट है मतलब ब्लैक बोर्ड है, उसको हम शिक्षण सामग्री के अंतर्गत किस में शामिल करते हैं? तो ये होती है क्या? दृश्य साधन होती है। क्या है? दृश्य साधन है। स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर चलती रहती है। क्या? तो ये सीखने की जो प्रक्रिया होती है स्कूल के अंदर और बाहर दोनों जगह चलती रहती है। जब पूर्व का अधिगम नई स्थितियों में सीखने को बिल्कुल प्रभावित नहीं करता, तो इसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण। क्या कहा जाता है? अधिगम का नकारात्मक स्थानांतरण नहीं, नकारात्मक शून्य का सिद्धांत। नकारात्मक मतलब वो नहीं कर पा रहा है, लेकिन शून्य मतलब जो पूर्व की स्थितियां हैं उससे बिल्कुल भी प्रभावित नहीं हो रही है नई स्थितियां, तो उसे अधिगम का शून्य स्थानांतरण कहा जाएगा। बच्चे के सीखने के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बच्चे के सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य हो जाएगा? सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता। सीखना किसी भी मध्यस्थता के बिना नहीं हो सकता, ये सत्य है। जब एक शिक्षक वर्ग रेखा यह प्रकट करती है कि प्रारंभिक प्रयासों में सीखने की गति तीव्र है, किंतु बाद के प्रयासों में गति मंद हो गई है, तो इस प्रकार के शिक्षण को क्या कहा जाएगा? तो कोई भी वक्र है, हम उसमें देख रहे हैं कि पहले सीखने की गति बहुत तेज थी, लेकिन अब क्या हो रही है? मंद होती जा रही है, तो इसे कहा जाएगा ऋणात्मक शिक्षण। क्या कहा जाएगा? ऋणात्मक शिक्षण वर्ग कहा जाएगा इसको। वर्ग, वक्र, वर्ग नहीं कर रहे हैं, वक्र है ये। किसने पाठ योजना की पंचपाद प्रणाली
प्रतिपादित की है। जो पंचपाद प्रणाली है यह विकसित की गई है हर्बट के द्वारा। किसने की है? हर्बट के द्वारा की गई है। पाठ योजना की पंचपद प्रणाली हर्बट के द्वारा की गई है। बांटो और पाठ पढ़ो। हर्बट के द्वारा की गई है पंचपद प्रणाली का प्रयोग। निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित नहीं है? संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत कौन नहीं आता? तो मूल्य नहीं आते। संज्ञानात्मक में समझ आती है, अनुप्रयोग आते हैं, ज्ञान आती है। संज्ञानात्मक क्षेत्र के अंतर्गत समझ, अनुप्रयोग और ज्ञान आता है, लेकिन मूल्य नहीं आते। निम्नलिखित में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षा आती है? तो किस कौशल में पूर्व ज्ञान परीक्षा आती है? तो हमारे परिचय का कौशल। परिचय का कौशल क्या है? पूर्व ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत आती है। पूर्व ज्ञान परीक्षा के अंतर्गत आती है परिचय का कौशल। परिचय तो पहले का कौशल है। ज्ञान के सभी विभिन्न मॉडल, उदाहरण के लिए समझना, याद रखना, अनदेखा करना, कल्पना करना, तर्क करना को शामिल करने के लिए कौन सा शब्द प्रयोग किया जाता है? तो इनका प्रयोग किया जाता है सिर्फ एक शब्द, समझ। समझ कर ही कोई समझता है, याद रखता है, अनदेखा करता है, कल्पना करता है, तर्क करता है, ये समझ के अंतर्गत आते हैं। सह पाठ्यक्रम गतिविधियां अधिकतर किससे संबंधित होती हैं? जो सह पाठ्यक्रम गतिविधियां होती हैं मतलब ग्रुप स्टडी होती हैं, यह क्यों प्रभावित होती है? क्योंकि यह जो बच्चे होते हैं, छात्र होते हैं, उनका सर्वांगीण विकास करती है। क्या करती है? सर्वांगीण विकास करती है छात्र का। शिक्षण की खेलकूद विधि किस सिद्धांत पर आधारित है? जो शिक्षण की खेलकूद विधि है इसका संबंध हो जाएगा शिक्षण की समाजशास्त्रीय सिद्धांत से। समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है शिक्षण का। समाजशास्त्रीय सिद्धांत संबंधित है। खेलकूद विधि शिक्षण के समाजशास्त्रीय सिद्धांत से संबंधित है। बाल केंद्रित विधि का अर्थ क्या हो जाएगा? जो बाल केंद्रित शिक्षा है उसका अर्थ है बच्चे की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना बाल केंद्रित शिक्षण विधि के अंतर्गत आती है। एक समावेशी कक्षा पर जोर देना चाहिए। तो एक समावेशी कक्षा है, हमें कैसे जोर देना चाहिए, किस तरीके से जोर देना चाहिए? हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। एक समावेशी शिक्षा पर कक्षा में जोर देना चाहिए। हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना चाहिए। उन्हें सार्थक बनाना चाहिए, उनको समर्थन प्रदान करना चाहिए। एक प्रगतिशील कक्षा में, तो कोई भी प्रगतिशील कक्षा है इसमें क्या करना चाहिए? तो ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। तो प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करने चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होती है? तो कौन सी परिपाटी है जो कि विद्यार्थियों के संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक होगी? तो ये हो जाती है अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद के माध्यम से विद्यार्थियों की संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी होगी, अन्वेषण से और संवाद से। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार क्या है? समावेशी शिक्षा को सिखाने का क्या मुख्य कारण है? यह दर्शनीयता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। तो यह एक दार्शनिक कारण है जिसमें कहा गया है कि सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यह समावेशी शिक्षा के अंतर्गत आती है। अध्यापक को कक्षा में बहुभाषिता को समझना चाहिए। तो जो अध्यापक हैं उनको बहुभाषिता को समझना चाहिए। एक गुण और साधन, क्या समझना चाहिए? गुण और साधन समझना चाहिए। बाल केंद्रित कक्षा, जिसमें जो बाल केंद्रित कक्षा होती है इसमें क्या होगा? अध्यापक लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करता है। बाल केंद्रित कक्षा में
अध्यापक लचीला होता है और प्रत्येक बच्चे व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बच्चे का विद्यालय में असफल होना। यदि कोई बच्चा है वह विद्यालय में असफल है, इसका मतलब क्या हो जाएगा? निर्दिष्ट करता है कि विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकताओं और रुचियों की पूर्ति करने में असमर्थ नहीं है, मतलब समर्थ नहीं है। तो कोई बच्चा विद्यालय में फेल होता है, इसका मतलब है विद्यालय इन बच्चों की आवश्यकता और रुचियों को पूर्ति करने में समर्थ नहीं है। समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता से होता है। तो समूह में एक दूसरे को पढ़ाने और सहायता करने से क्या होता है? तो बच्चे स्वयं के चिंतन प्रक्रिया पर अपेक्ष कर सकते हैं और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उचित स्तर पर पहुंच सकते हैं। तो एक दूसरे की सहायता करना, एक दूसरे को पढ़ाना बच्चे को स्वयं की चिंतन प्रक्रिया में आक्षेप कर सकता है और संज्ञानात्मक क्रियाकलापों के उच्च स्तर पर पहुंचा सकता है। पाठ्यक्रम में भाव क्या होते हैं? तो पाठ्यक्रम से भाव होते हैं क्या? कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम के भाव से क्या होता है? कोर्स के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम। निम्नलिखित में से शिक्षण के सूत्र कौन से होते हैं? जो शिक्षण के सूत्र होते हैं इसके अंतर्गत आते हैं हमारे ज्ञात से अज्ञात की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर, सरल से जटिल की ओर और पूर्ण से आंशिक की ओर उपयुक्त सभी। शिक्षण के सूत्र के अंतर्गत ज्ञान से अज्ञानता की ओर, सरल से जटिलता की ओर, स्थूल से सूक्ष्म की ओर और पूर्ण से अंश की ओर आते हैं। इसके अंतर्गत सूत्र शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षक की प्रवृत्ति की सटीक व्याख्यान नहीं करता? तो शिक्षक की प्रकृति की सटीक व्याख्यान नहीं करता। तो शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी होता है? तो ये नहीं होता। शिक्षक एक अंतःक्रिया होती है। शिक्षण कला एवं विज्ञान दोनों होता है। शिक्षण एक विकासात्मक प्रक्रिया है, ये सभी सही होता है। लेकिन शिक्षण केवल शिक्षक के लिए उपयोगी होता है, ये गलत होता है। निम्नलिखित में से कौन सुमिलित नहीं है? कौन सा हो जाएगा जो कि सुमिलित नहीं होगा? ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष होता है, शारीरिक क्षमताएं मनोगत्यात्मक पक्ष होती हैं, अनुक्रिया भावनात्मक पक्ष होती है नहीं, अभिव्यक्ति भावनात्मक पक्ष होती है। ज्ञान संज्ञानात्मक क्रिया है, शारीरिक मनोगत्यात्मक पक्ष है और अभिव्यक्ति भावनात्मक पक्ष है। शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हो जाएंगे? शिक्षार्थी से संबंधित शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन होते हैं? तो ये होते हैं आयु और परिपक्वता, शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य, अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति उपयुक्त सभी। शिक्षार्थियों के संबंध में अधिगमन प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक आयु, परिपक्वता, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य एवं अभिप्रेरणा का स्तर एवं इच्छा शक्ति होते हैं। यदि पाठ्य सामग्री अर्थात सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन से कोई संबंध होता तो बच्चे सीखने में रुचि नहीं लेते और उन्हें सीखने में कठिनाई होती। यदि पाठ्य सामग्री अर्थात सिखाए जाने वाली क्रिया का बच्चों के जीवन में कोई संबंध होता तो बच्चे उसमें रुचि नहीं लेते और उसमें उनको कठिनाई होती। संवेदी उपागम का अर्थ क्या होता है? जो संवेदी उपागम है इसका अर्थ होता है यह विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग करता है। संवेदी उपागम का अर्थ है यह विभिन्न संवेदी माध्यमों का उपयोग कर रहा है। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण
और कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है। जो शिक्षक है उसका असहानुभूतिपूर्ण एवं जो कठोर दृष्टिकोण है किसको प्रभावित करता है? समायोजन को प्रभावित करता है। शिक्षक में अवरोधन का तात्पर्य क्या होता है? शिक्षा में जो अवरोधन होता है उसका तात्पर्य है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना अवरोधन कहलाता है। पाठ्य सामग्री क्रियाएं मुख्यतः किससे संबंधित होती हैं? जो पाठ्य क्रियाएं होती हैं, सामग्री क्रियाएं होती हैं, यह छात्रों के सर्वांगीण विकास से संबंधित होती हैं। मॉरिसन ने बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान में 5 पदों का वर्णन किया है और ये 5 पद कौन से होते हैं? पहला होता है खोज। पहले क्या करेंगे हम? खोज करेंगे। दूसरा उसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। फिर चौथा उसका आत्मीकरण करेंगे। फिर संगठन और व्याख्या करेंगे। तीसरा आत्मसातीकरण, चौथा संगठनात्मक या व्याख्या करेंगे और 5वां वंचन करेंगे। तो मॉरिसन के अनुसार जो बोध स्तर का शिक्षण प्रतिमान होता है इसमें पहले क्या करते हैं? खोज, फिर दूसरा प्रस्तुतिकरण, तीसरा आत्मीकरण, उसको देखेंगे आत्मा से कि प्रस्तुतिकरण सही हुआ है या नहीं हुआ है, फिर उसका संगठन बनाएंगे, फिर उनका वाचन करेंगे। संज्ञानात्मक क्षेत्र से संबंधित कौन सा नहीं है? जो संज्ञानात्मक क्षेत्र है इसके अंतर्गत कौन सा नहीं आता? तो जो हमारा अनुमूल्यन होता है वो संज्ञानात्मक विकास के अंतर्गत नहीं आता। अनुप्रयोग आता है, ज्ञान आता है, बोध आता है, अनुमूल्यन नहीं आता। क्या समावेशी शिक्षा में शिक्षकों की भूमिका नहीं होती? क्या समावेशी कक्षा में शिक्षकों की भूमिका नहीं होती? तो शिक्षक को निःशक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देना चाहिए। तो ये भूमिका नहीं है बल्कि ध्यान देना चाहिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुरूप बैठने की पर्याप्त व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षक को सीखने में आचम को अतिरिक्त समय देना चाहिए। शिक्षक को बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए। उपयुक्त सभी। तो शिक्षक को क्या भूमिका अदा करनी चाहिए? आवश्यक बैठने की पर्याप्त व्यवस्था में आश्रम को अतिरिक्त समय देना चाहिए, बच्चों को प्रोत्साहित करना चाहिए, लेकिन ध्यान ये नहीं कर सकते कि निःशक्त जनों पर ध्यान ही ना दें, ऐसा नहीं करना चाहिए। शैक्षणिक उद्देश्य के ब्लूम के वर्गीकरण के भावनात्मक पक्ष से निम्नलिखित में कौन सा स्तर संबंधित नहीं है? जो शैक्षणिक उद्देश्य का जो ब्लूम का वर्गीकरण है इसमें भावनात्मक पक्ष से कौन सा संबंधित नहीं है? तो ज्ञान ब्लूम से संबंधित नहीं होता। व्याख्यास्थापन होता है, आग्रहण होता है और अनुक्रिया होती है। भावनात्मक पक्ष में जो ब्लूम के नियम दिए गए हैं उसके अंतर्गत व्यवस्थापन आती है, आग्रहण होती है और अनुक्रिया आती है। निम्नलिखित में कौन सा प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक आव्यूहन का प्रकार नहीं है? प्रभुत्ववादी अनुदेशात्मक अव्यूहन का कौन सा प्रकार नहीं है? तो ये प्रकार नहीं है हमारी योजना। कौन सी नहीं होती? योजना नहीं होती। व्याख्यान विधि होती है, अनुवर्ग शिक्षण होता है और पाठ प्रदर्शन होता है, लेकिन योजना नहीं होती। कक्षा शिक्षक के संदर्भ में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षाकृत नहीं है? तो कक्षा शिक्षण में अधिगम और अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के लिए किस प्रकार की जानकारी अपेक्षाकृत नहीं होती? तो जो हमारे विद्यालय में सेवा के लिए स्वीकृत नियम अपेक्षाकृत जानकारी के अंतर्गत नहीं आते। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य नहीं है? असत्य नहीं है मतलब क्या होगा? सत्य होगा। तो कौन सा सत्य है बताना है ना? तो केवल सामाजिक अनुभवों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए? नहीं। तो केवल सांस्कृतिक अनुभव को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाए? नहीं, बल्कि दोनों को बनाना चाहिए ना। तो दोनों सामाजिक एवं सांस्कृतिक अनुभवों को
पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। ये सही हो जाएगा। शिक्षा के 3 केंद्र बिंदु कौन-कौन से होते हैं? जो शिक्षा होती है उसके 3 केंद्र बिंदु होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षक और उसकी विषय वस्तु। शिक्षार्थी, शिक्षक और विषय वस्तु 3 मुख्य केंद्र बिंदु होते हैं। रॉबर्ट सिल्वेस्टर के अनुसार शिक्षक शिक्षा के पाठचर्य से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? तो यह उत्पन्न करती है किसको? शैक्षणिक पिछड़ेपन को। जो रॉबर्ट सिल्वेस्टर हैं इनके अनुसार शिक्षक शिक्षा के पाठचर्य से मस्तिष्क विज्ञान की अनुपस्थिति किस बात की संभावना को उत्पन्न करती है? शैक्षणिक पिछड़ेपन को उत्पन्न करती है। ब्लूम के अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? तो जो ब्लूम है उनका अनुदेशात्मक उद्देश्य के वर्गीकरण के अंतर्गत कौन सा पक्ष शामिल नहीं किया जाता? सामाजिक शामिल नहीं किया जाता, जबकि भावनात्मक, संज्ञानात्मक और मनोगत्यात्मक किए जाते हैं। अनुदेशात्मक उद्देश्य के लिए सामाजिक तत्व को सम्मिलित नहीं किया जाता। यदि एक वन नियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप विद्यार्थी से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? तो कोई भी बच्चा है वह क्या कर रहा है? आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? अपने गुणों का संवर्धन करके। तो तब आप विद्यार्थी से किस प्रकार व्यवहार करेंगे? अपने गुणों का संवर्धन करके उससे व्यवहार करेंगे। बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावक को क्या करना चाहिए? तो बालक के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास करने के लिए अभिभावक को पर अनुकूल वातावरण बनाना चाहिए। आई के डेविस के शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था हेतु 4 कार्यों का सुझाव दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन से 4 कार्य तार्किक क्रम को दर्शाते हैं? तो आई के डेविस के शिक्षण के लिए शिक्षण अधिगम व्यवस्था के कुछ 4 कार्य समूह बताए गए हैं। तो 4 में कौन आते हैं? पहला आता है नियोजन, संगठन, अग्रसरण और नियंत्रण। पहले हम करेंगे नियोजन, लोगों को जोड़ेंगे, नियोज करेंगे, फिर उसका बनाएंगे संगठन, फिर उसका क्या करेंगे? उसके आगे आगे चलेंगे, अग्रसरण करेंगे और उसको नियंत्रण करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से प्रभावी शिक्षक की विशेषता होती है? तो कौन से एक प्रभावी शिक्षक की विशेषता है? तो प्रभावी शिक्षक की विशेषता है छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। तो प्रभावी शिक्षण की विशेषता होती है छात्रों को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में भाग लेने हेतु प्रेरित करना। कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाइयों के समाधान हेतु आप निम्नलिखित में से कौन सा कदम उठाएंगे? तो कक्षा शिक्षण में आने वाली कठिनाई है उनका समाधान करने के लिए आप कौन सा कदम उठाएंगे? तो आप समस्या के कारण जानेंगे और शिक्षण कार्य में सुधार करेंगे। पहले हम कारण जानेंगे और शिक्षण कार्य में सुधार करेंगे। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में निम्नांकित पदों का सही क्रम नीचे से दिए गए कूट में बताना है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में जो दिए गए कूट हैं इनका हमें सही बताना है। तो पहले क्या करेंगे? हम नियोजन करेंगे, फिर संगठन बनाएंगे, फिर उनका नेतृत्व करेंगे और फिर नियंत्रण करेंगे। अभी भी तो ये था, पहले हम जोड़ेंगे, संगठन बनाएंगे, उनके आगे आगे चलेंगे और नियंत्रण करेंगे। शिक्षण प्रक्रिया के मुख्य तत्व क्या होते हैं? जो शिक्षण प्रक्रिया होती है, शिक्षक प्रक्रिया होती है, इसमें जो मुख्य तत्व होते हैं अधिगमकर्ता शिक्षक, अधिगम अनुभव और अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। उपयुक्त सभी क्या क्या होती हैं? अधिगम में पहले शिक्षक, अधिगम में अनुभव, अधिगम प्रक्रिया और अधिगम परिस्थितियां। शिक्षक, अनुभव और प्रक्रिया देखते हैं। उस विधि का नाम बताइए जो कि
भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर होती है। उस विधि का नाम बताइए जो कि भविष्यवाणियों के अतिरिक्त कथन कारण सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये हो जाएगी हमारी प्रयोगात्मक विधि। कौन सी है? प्रयोगात्मक विधि, जो कि कथन कारण पर आधारित होती है। हमारे पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए। यह किसने कहा है? तो हमारा पाठ स्थूल से प्रारंभ होकर सूक्ष्म में समाप्त होना चाहिए, ये कहा गया है स्पेंसर के द्वारा। कहा, किसने कहा? स्पेंसर के द्वारा कहा गया कि स्थूल से लेकर सूक्ष्म लिखो, स्पेंस कर दो उसको, क्या कर दो? तो स्पेंसर के द्वारा कहा गया है ये। शिक्षण प्रक्रिया में मुख्य घटक सम्मिलित किए जाते हैं। जो शिक्षण प्रक्रिया होती है इसमें मुख्य घटक क्या होते हैं? तो अधिगमकर्ता एवं शिक्षक, अधिगम अनुभव एवं अनुक्रिया एवं अधिगम वातावरण। अधिगमकर्ता एवं शिक्षक, अधिगम अनुभव एवं अनुभव प्रक्रिया, अधिगम वातावरण उपयुक्त दोनों ही शामिल किए जाते हैं। निम्नलिखित में से शिक्षण की उच्च प्रविधि कौन सी नहीं है? जो शिक्षण की कौन सी उच्च प्रविधि नहीं होती? तो जो सम्मेलन है वो हमारे शिक्षण की उच्च प्रविधि नहीं होती। सम्मेलन में कौन कौन होते हैं? प्रश्नीकरण होता है, वाद विवाद होता है, कार्यशाला होती है, लेकिन सम्मेलन नहीं होता। निम्नलिखित में कौन सा कथन है वह असत्य हो जाएगा? कौन सा कथन असत्य हो जाएगा? अधिगम में उपलब्धियां अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये असत्य है। अधिगम में उपलब्धि अभिप्रेरणा की कोई भूमिका नहीं होती, ये गलत है, बल्कि ऐसा होता है। अधिगम कर्ता का स्वास्थ्य अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करता है, तो सही है। विषय वस्तु की प्रकृति अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित करती है, तो ये भी सही हो जाएगा। शिक्षण का तात्पर्य अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना है, जो अधिगमकर्ता की बाहर से संबंधित है। शिक्षण को किस तरह से परिभाषित किया, मतलब किसके द्वारा ये परिभाषित किया गया है? शिक्षण का तात्पर्य है अधिगम की दशा को व्यवस्थित करना, अधिगमकर्ता के बाहर। शिक्षक को किस तरह से परिभाषित किया गया है? इसमें परिभाषित किया गया है इस तरीके से रॉबर्ट एम गेने ने। अधिगम व्यवस्था है जिसमें दशा को व्यवस्थित करना अधिगमकर्ता को बाह्य आत्मकथा से संबंधित है, तो यह रॉबर्ट गेने के द्वारा कहा गया है। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से कौन विशेष भूमिका, किसकी विशेष भूमिका होती है? तो शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किसकी विशेष भूमिका होती है? तो ये होती है खेल के मैदान की, विद्यालय भवन की और पुस्तकालय की, उपयुक्त सभी की। शिक्षा के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए खेल के मैदान, विद्यालय और पुस्तकालय की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण व्यवहार परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित होता है? तो यह प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार। कौन सा शिक्षण व्यवहार है जो कि परंपरागत संगठन का सिद्धांत कार्य केंद्रित पर आधारित होता है? प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार, प्रजातांत्रिक शिक्षण व्यवहार। ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा वर्ग ज्ञानात्मक पक्ष नहीं है? तो ब्लूम के शैक्षणिक उद्देश्यों के वर्गीकरण के अनुसार कौन सा वर्ग है जो कि ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता? तो संप्रत्ययीकरण ज्ञानात्मक पक्ष में नहीं आता, बोध, ज्ञान और प्रयोग इसके अंतर्गत आते हैं। इसके साथ हमारे 2000 क्वेश्चंस की सीरीज कंप्लीट होती है फ्रेंड्स। इफ यू लाइक माय वीडियो प्लीज शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू सो मच गाइस, हैव अ नाइस डे।